हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक। आज हम बात करेंगे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के बारे में, यानी अनकंट्रोल्ड सीरियस डेंजरस लेवल्स पर अगर हाइपरटेंशन पहुंच जाए और अगर वो बॉडी के सिस्टम्स को थ्रेटन करने लगे या बॉडी सिस्टम फेल होना चालू हो जाए, उसकी वजह से जान का खतरा हो जाए, तो उसे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं। ऐसे केसेस में यूजली पेशेंट को इमरजेंसी हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ती है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी पड़ती है। तो आज इस बारे में बात करेंगे। ये हाइपरटेंशन का एकमात्र वो ग्रुप है। ऑब्वियसली हाइपरटेंशन धीरे धीरे करके तो सब सिस्टम्स को ख़राब करता है, सारे सिस्टम्स में धीरे धीरे करके डैमेज करता है, लेकिन ये एक फॉर्म ऑफ हाइपरटेंशन है जिसमें पेशेंट को आपको भर्ती करके तुरंत ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जान का खतरा हो सकता है, सिस्टम फेलियर का खतरा हो सकता है और जल्दी अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया या बीपी को कंट्रोल नहीं किया गया तो पेशेंट का जान का खतरा भी हो सकता है। तो इसके लिए डेफिनेटली हमें मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन के कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन किन कारणों से होता है, किस तरह के पेशेंट्स में होता है, वो समझने की ज़रूरत है और ऑब्वियसली थोड़ा बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट समझने की ज़रूरत है। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूटिलिटी का होगा, इसलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि एंड तक देखें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से हमें चैनल को कंटिन्यू करने के लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके हमने चैनल स्टार्ट किया है। उसमें ये कंटेंट को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। उस चैनल का लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं। आते हैं आज के टॉपिक पर। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन बेसिकली ये एक हाइपरटेंशन की ऐसी कंडीशन है जहां ब्लड प्रेशर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हम तब बोलते हैं जब ब्लड प्रेशर लेवल्स 130/80 से ज़्यादा अगर होता है तो उसे हम हाइपरटेंशन की कैटेगरी में लेते हैं। टेक्निकली ट्रीटमेंट ज़्यादातर केसेस में 140/90 से अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 180/120 यानी ऊपर का ब्लड प्रेशर 180 मिलीमीटर्स और नीचे का ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर्स से ज़्यादा बढ़ जाता है और उसमें अगर पेशेंट को कोई नए सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे कि आँख का सिम्टम, हार्ट का सिम्टम, किडनी का सिम्टम या ब्रेन रिलेटेड कोई भी सिम्टम डेवलप होता है, तो उसे एक डेंजरस सिचुएशन माना जाता है और वैसे केस में पेशेंट को तुरंत एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसको तो तात्कालिक ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो पेशेंट को हार्ट अटैक का, लकवे का, किडनी फेलियर होने का, आँख से रोशनी चले जाने का, ये सब चीज़ों का जान का खतरा हो सकता है। तो आपको इसको जल्दी और तात्कालिक ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। आते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के सिम्टम्स क्या होते हैं। बेसिकली हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के सिम्टम्स ये चारों ऑर्गन से रिलेटेड हो सकते हैं। ज़्यादातर ब्रेन से रिलेटेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आंखों से रिलेटेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें लोगों को सर में दर्द होना, प्रॉपर दिखाई नहीं देना, धुंधला दिखाई देना, हेडेक होना, चक्कर वगैरह आना, इसके अलावा हाथ पाँव में झुंझुनी होना, पैरास्थीसिस वगैरह होना, हाथ पाँव में कमज़ोरी हो जाना, चेस्ट से रिलेटेड कुछ सिम्टम जैसे कि छाती में दर्द होना, नौजिया, वॉमिटिंग वगैरह होना, सांस फूलने का तकलीफ होना, किडनी से रिलेटेड सिम्टम जैसे कि पेशाब में आपको यूरिन आउटपुट अगर कम हो जाए यानी पेशाब अगर आना कम हो जाए, तो ये सारे सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम होना चालू हो गया, सिस्टम फेल होना चालू हो गया है। एक हाइपरटेंसिव एन्केफेलोपैथी करके होता है जिसमें ब्रेन पर ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से ब्रेन में सूजन और इडिमा डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, कन्फ्यूजन होने लगता है, काम करने में शिथिलता आने लगती है यानी स्लोनेस डेवलप हो जाती है, कमज़ोरी लगती है, कई बार मिर्गी भी आ सकती है। हाइपरटेंसिव एन्केफेलोपैथी डेफिनेटली अगर किसी को है तो भर्ती करने का इंडिकेशन है, आपको वैसे पेशेंट को दाखिल करना ज़रूरी होता है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी ज़्यादातर ये मेल पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिलता है और जो लोग पेशेंट्स ब्लड प्रेशर की दवाई प्रॉपरली नहीं लेते हैं या ब्लड प्रेशर लेवल्स को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं करते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को भी किडनी का प्रॉब्लम है या किडनी फेलियर है उसमें ज़्यादा हो सकता है। कुछ मेडिसिन जैसे कि कोकेन्स, एम्फेटामिन्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स या माओ ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। प्रेगनेंसी और प्री इक्लेम्सिया वाली कंडीशन में यानी प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार सडनली हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा शूटअप हो जाता है ब्लड प्रेशर और उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ स्पाइनल कॉर्ड की यानी ब्रेन से जो नस पाँव तक ब्लड नर्व सप्लाई करती है उसमें अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी वो सेंसेशंस ब्रेन के ओवर एक्टिव हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। किडनी की बीमारियों में किडनी की नलियों की रुकावट की बीमारी जिसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस बोलते हैं उसमें हो सकता है। कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा यानी हृदय की जो बड़ी धमनी है एओर्टा उसकी रुकावट की वजह से हो सकता है। पेशेंट अगर कोई दवा मिस करे तो हो सकता है।
कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यानी एंटीबॉडी रिलेटेड डिजीज़ में हो सकता है। तो ये सारी बीमारियां जो है इसमें हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होने का चांस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए दो चीज़ आपको डायग्नोज करने की ज़रूरत है। एक तो आपको सबसे पहले ब्लड प्रेशर कितना है वो देखने की ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर डेफिनेटली अगर ज़्यादा है तो उसके बाद आप टारगेट ऑर्गन डैमेज हो रहा है कि नहीं वो देखेंगे, यानी कि किडनी की वैल्यूज़ को आप निकालेंगे, ब्रेन के पैरामीटर्स असेस करेंगे और आँखों को असेस करेंगे, आँखों में फंडस इवैल्यूएशन वगैरह करेंगे, हार्ट रिलेटेड इवैल्यूएशंस करेंगे। तो ये चारों सिस्टम्स को आप इवैल्यूएट करते हैं, उसमें आपको पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है नहीं। इसमें ब्लड यूरिया क्रिएटिनिन करेंगे, रूटीन ब्लड टेस्ट करेंगे, इको और हार्ट का अल्ट्रासाउंड करेंगे, यूरिन टेस्ट में किडनी का फंक्शन करेंगे, आँख का एग्जामिनेशन करेंगे स्पेशली फंडस का, सीटी स्कैन करेंगे ब्रेन या एमआरआई के लिए जिसमें कोई ब्रेन में ब्लीडिंग या स्ट्रोक वगैरह तो नहीं हुआ है वो असेसमेंट होगा, छाती का एक एक्सरे करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है जब भी किसी को हाइपरटेंसिव या मैलिग्नेंट इमरजेंसी सिचुएशन अगर हो तो आपको ये सारे टेस्ट करने की ज़रूरत है। लास्ट में बात करेंगे इसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। ऑब्वियसली अगर किसी को हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है तो डेफिनेटली आपको उसको एडमिट करके मैनेज करना ज़्यादा सेफ पड़ता है। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग किसी को हाइपरटेंशन है, वो ओवरऑल स्टेबल कंडीशन में है, कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं है, किडनी वगैरह का फेलियर नहीं है या उनको आँखों में या ब्रेन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसको ओपीडी बेसिस पे भी इवैल्यूएट और मैनेज कर सकते हैं। पर अगर किसी पेशेंट को अगर टारगेट ऑर्गन डैमेज का एविडेंस है तो फिर आपको उसको एडमिट करने का ज़रूरत पड़ेगा और उसमें आपको या इंट्रावीनस या अर्जेंट बेसिस पे ऐड करने वाली दवाई जो नसों के माध्यम से दी जाती है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। ज़्यादातर अगर पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता है तो ओरल यानी टैबलेट के फॉर्म से आपको कंट्रोल करने की कोशिश उसको किया जाता है। अगर एडमिट करना पड़ता है तो उसमें इंजेक्टेबल मेडिसिन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इंजेक्टेबल मेडिसिन में अलग अलग तरह की मेडिसिन होती है, नाइट्रोग्लिसरीन होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है, लैबेटलॉल होता है, इनालाप्रिल का डेरिवेटिव आता है इनालाप्रिल ऐड करके वो अवेलेबल है, लैसिक्स यानी जो फ्यूरोसिमाइड पेशाब बढ़ाने के इंजेक्शन है वो अवेलेबल है। इंजेक्शंस वगैरह में काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई भी इंजेक्शन को हम बहुत हाई डोज में नहीं दे सकते। कितना बीपी रिड्यूस करना है वो भी केस टू केस वेरी करता है। ऐसा नहीं हम कर सकते कि 180 या 200 बीपी है तो सडनली आप उसको 120 पे या 100 पर ले आओ। उतना रैपिड रिडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि कई बार रैपिड रिडक्शन करने से भी थोड़ा खतरा डेवलप हो जाता है, पेशेंट को रिस्क हो सकता है। तो इसलिए कितना लेवल तक रिड्यूस करना है वो भी अलग अलग केस में वेरी करता है। अगर बहुत सीवियर क्राइसिस हो, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर 200-250 से ऊपर अगर चला गया है तो आप यूजली उसको कम करके 170-180 तक ले आते हैं, पर उसको सीधा 250 से आप 100 या 150 के लेवल्स पे ले आएंगे तो उसमें जान का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप स्लोली उसको ओवर अ पीरियड ऑफ 24 to 48 आवर्स रिड्यूस करते हैं। ऑब्वियसली इसमें आप चाहो तो बहुत रैपिड रिडक्शन भी कर सकते हो। एज ए डॉक्टर हमारे पास इतनी मेडिसिन अवेलेबल रहती है कि हम 250 से 100 या 120 प्रेशर्स को लाना मुश्किल नहीं है, पर बॉडी को आपको हैबिचुएट या एडजस्ट होने का टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 250 से सीधा 100 के प्रेशर पे आप सडनली ले आओ, क्योंकि ब्रेन को और पूरी बॉडी को एक परफ्यूजन प्रेशर की यानी एक ब्लड प्रेशर की आदत एक तरह से पड़ जाती है। उतने लेवल पे उनका सिस्टम काम कर रहा होता है। अब सडनली अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो ब्रेन उसको कैसे परसीव करेगा? ब्रेन उसको ऐसे परसीव करेगा कि जैसे ब्रेन का ब्लड सप्लाई सडनली कट हो गया है, तो उसमें सडनली ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई आ रहा है वो सडनली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। ब्रेन उसको कंपनसेट करने के लिए कई बार और स्ट्रेस हार्मोन्स भी बना सकता है ब्लड प्रेशर को और शूट अप करवाने के लिए भी, ताकि उसको अपना ब्लड मिलता रहे, क्योंकि ब्रेन सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। तो कई बार इस तरह की चीज़ों में उल्टा मैनेजमेंट करना मुश्किल भी पड़ जाता है। आप सडन रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर करने में थोड़ा मुश्किल होती है, तो आपको ब्लड प्रेशर लेवल्स को थोड़ा ग्रेजुअली रिड्यूस करना पड़ता है। इमरजेंसी सिचुएशंस में ये है कि आप उसको एटलीस्ट 200 से नीचे या 180-170 तक लाके रख देते हैं, ब्लड प्रेशर को उस लेवल पे मेंटेन करते हैं। उसके बाद फिर ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज उसको 170 से 120-130 तक आप लेके आते हैं, पर बॉडी को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। जो लोग क्रॉनिकली हाइपरटेंसिव है उसमें आपको और ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, यानी जो लोग सस्टेन लेवल पर हाइपरटेंसिव है उनका अगर ब्लड प्रेशर 200 से ज़्यादा है, किडनी फेलियर वाले पेशेंट्स या कई ऐसे हार्ट के भी पेशेंट्स आते हैं जिनका बेसिकली बेसलाइन ब्लड प्रेशर ही 200 से ऊपर है, तो वैसे केसेस में इमरजेंसी नहीं है अगर, तो आप उनको टाइम दे के उनका ब्लड प्रेशर को 200 से 180, 180 से 160, 160 से 140, 120 तक लाते हैं। 2-3 महीने में आप उसको करते हैं। पर अगर इमरजेंसी सिचुएशन और टारगेट ऑर्गन डैमेज का एविडेंस है, यानी कि हार्ट अटैक है या हार्ट को डैमेज हो रहा है, ब्रेन को डैमेज हो रहा है, किडनी को डैमेज हो रहा है, तो आपको उसको ब्लड प्रेशर को लेवल्स में लाने में 24 to 48 आवर्स या मैक्सिमम 2-3 दिन में आपको उसको करना होता है। तुरंत 2 घंटे में कम करना वैसा भी नहीं है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर आप उसको कम करना होता है। इमरजेंसी सिचुएशन और क्रॉनिक हाइपरटेंशन में फ़र्क है। ये फ़र्क को समझना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि 200 ब्लड प्रेशर दोनों में हो सकता है।
इमरजेंसी में भी हो सकता है और नॉन इमरजेंसी में भी हो सकता है। तो नॉन इमरजेंसी में आपको उसको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ओपीडी बेसिस पे मैनेज करके दवाइयों से उसको ट्रीट कर सकते हो। हर पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर 200 है उसको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, किसी का सडन अगर शूटअप हुआ है और उसमें टारगेट ऑर्गन डैमेज का एविडेंस है, जिसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी बोलते हैं, तो भर्ती करके तुरंत उसको कम लाने की ज़रूरत है। लास्ट में बात करेंगे हाइपरटेंशन को अवॉइड करने के लिए, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए क्या टिप्स किए जा सकते हैं। सबसे अच्छा है हेल्दी डाइट करें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नमक को कम लेना। ऑन एन एवरेज रिकमेंडेड होता है कि दिन भर में 2 से 3 ग्राम नमक पर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें अगर आपको बीपी का प्रॉब्लम है। डाइट में आपको तेल घी वगैरह कम लेना है। एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर बेसिस पे आपको करना है, आधा घंटा सुबह शाम चलने को जाना है। इसके अलावा डाइट में आपको ये भी चीज़ों का ध्यान रखना है कि ताज़ा फल सब्जी वगैरह ज़्यादा ले, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स ले, नट सीरियल्स वगैरह ज़्यादा ले। कोई व्यक्ति अगर व्यसन कर रहा हो तो उसको अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल कट डाउन करना है। किसी का वजन अगर ज़्यादा है तो उसको वजन कम करना है। मेंटल स्ट्रेस है तो मेंटल स्ट्रेस को कम करना है, उसमें आप योगा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशंस ले सकते हैं। और रेगुलर बेसिस पे अपने ब्लड प्रेशर को चेक करते या करवाते रहें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सडनली ब्लड प्रेशर जब शूटअप होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। मेरे इस टॉपिक में मैंने बात करने की कोशिश की हाइपरटेंसिव इमरजेंसी क्या होता है और उसमें मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में किस तरह से, क्या कारणों से होता है और किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है और उसमें एडमिट करने की ज़रूरत किन पेशेंट्स में पड़ती है, उसमें और रेगुलर हाइपरटेंसिव लेवल जब 200 होता है उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है और इसमें पेशेंट को एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ों को करने से उसको ब्लड प्रेशर लेवल्स में रिडक्शन मिलेगा। ये सारी चीज़ों के बारे में बात की। रेगुलर हाइपरटेंशन और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या डिफरेंस है उसको हमने डिस्कस किया। मेरे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए इजीली अवेलेबल करते हैं, ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, फ्रेंड और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, डॉक्टर्स पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी से आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह का कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे, ताकि आप उसको बेटर यूज़ कर सके, बेटर मैनेज कर सके, अपनी लाइफ को बेटर बना सके, अपने पेशेंट्स को बेटर कर सके और उनके हेल्थ को बेटर मैनेज कर सके। यदि आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूज़फुल है तो लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर उनके बारे में बताइए, या आपके अगर ऐसे कोई टॉपिक्स है जिन पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएँ तो उनके बारे में हमें बताएं। फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरे टॉपिक को एंड तक देखा और आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन दें। और जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश भाषा में देखना चाहते हैं उनके लिए डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश करके चैनल हमने स्टार्ट किया है, उसमें वो कंटेंट को इंग्लिश में देख सकते हैं।